तो बच्चों आज हम फिर से चर्चा करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में। इस इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, चैप्टर नंबर 2 क्लास 8 हिस्ट्री। आइए शुरू करते हैं बच्चों। इस चैप्टर के अंदर हम ये जानने वाले हैं कि इंडिया के अंदर जो है ट्रेड से लेकर के एम्पायर बनाने तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरह से अपने आप को इस्टेब्लिश करा और कैसे इन्होंने अपनी पावर को इंडिया में इतना इस्टेब्लिश कर लिया कि इंडिया के अंदर जो मुगल्स थे या फिर यहाँ पर रीजनल स्टेट्स थी जैसे कि अवध हो गया, बंगाल हो गया, इसके बाद हैदराबाद हो गया, साउथ इंडिया हो गए, मराठा हो गए, इतने लोगों को इन्होंने परेशान कर दिया अंग्रेजों ने। अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी यहाँ पर इस्टेब्लिश कर दी और इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स जो थे अपना एम्पायर यहाँ पर खड़ा कर लेते हैं और यहाँ तक कि इसको कॉलोनी अपनी बना लेते हैं। इस पे हम बात करने वाले हैं। और व्यापार से साम्राज्य यानी कि ट्रेड करने आए थे इंडिया के अंदर और यहाँ पर एम्पायर बना दिया, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि मुगल बादशाहों में जो सबसे शक्तिशाली बादशाह था, आखिरी शक्तिशाली बादशाह था, वो था औरंगजेब। औरंगजेब मुगलों का अंतिम शक्तिशाली बादशाह था, यानी कि इसके बाद जो भी बादशाह मुगलों में 1857 तक होंगे वो उतने शक्तिशाली नहीं होंगे जो अंग्रेजों को रोक पाए उनके वर्चस्व को बनाने से। ठीक है, आखिरकार बात करते हैं औरंगजेब की। तो औरंगजेब का बहुत बड़े क्षेत्र पर भारत पर कंट्रोल था या नियंत्रण था, यानी कि अगर भारत की अगर हम बात करते हैं तो डेक्कन प्लेटू तक प्रभाव इनका था औरंगजेब का, यहाँ तक काफ़ी हिस्से तक था, है ना। कुछ महाराष्ट्र के हिस्से पर कम कंट्रोल था या नहीं था क्योंकि वहाँ पर शिवाजी थे। और नॉर्थ इंडिया हो गया, पाकिस्तान वाला क्षेत्र हो गया, बहुत बड़े रूलर थे अगर औरंगजेब की बात करेंगे। लेकिन 1707 की बात कर रहे हैं बच्चों इंडिया के अंदर। 1707 यानी 1707 में जब औरंगजेब की मौत हो जाती है तो बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। देखिए ये है इंडिया में, आपको अगर मोटे तौर पर बताऊं, और यहाँ पर जो है मुगल एम्परर बैठा हुआ है दिल्ली में और जो कि उसकी राजधानी है। और यहाँ पर उसके प्रोविंस अलग अलग है, जैसे हैदराबाद हो गया, यहाँ पर बंगाल हो गया, यहाँ पर उत्तर प्रदेश यानी कि अवध हो गया, बहुत सारे उसके प्रोविंस यानी प्रांतीय राज्य है। तो हर प्रांत में वो अपना एक गवर्नर बना लेते थे जिसको वो सूबेदार कहते थे, जो दिल्ली यानी कि यहाँ औरंगजेब के कहने पर काम करते थे। लेकिन जब 1707 के अंदर औरंगजेब की मौत हो जाती है तो उसके बाद जो ये अलग अलग सेंटर्स पर बैठे हुए सूबेदार जो अपना यहाँ पर एज ए अपॉइंटी यानी कि नियुक्त किए गए हैं दिल्ली के द्वारा यहाँ पर काम कर रहे थे, तो ये अपनी पावर को शो करने लगते हैं कि भैया यहाँ पर तो कोई पावरफुल रूलर बैठा ही नहीं है दिल्ली में, तो हम अपना जो है यहाँ पर अपना रूल, अपना खुद का रूल इस्टेब्लिश कर लेते हैं और दिल्ली से फ्री हो जाते हैं। तो यहाँ पर बड़े बड़े ज़मींदार हो गए, मुगल सूबेदार हो गए, अपनी ताकत दिखा रहे थे। जब 1707 में औरंगजेब की मौत हो जाती है और कोई डर उनको नहीं रहता है कि भैया अब हमको कोई परेशान करने वाला नहीं है, तो इन जो छोटे छोटे प्रोविंस या जो ये तो जो आपके पास किंगडम्स थे, जैसे कि यहाँ पर हो गया बंगाल, यहाँ पर यूपी और यहाँ पर हो गया आपका हैदराबाद। मैं आपको बता दूं 3 बड़ी रियासतें या 3 बड़ी रियासतें, मतलब मैप अच्छे से नहीं बन पाया है, ये हो गया 3 बड़ी रियासतें। यहाँ पर मैं अच्छे से मैप आपके सामने बना पाऊंगा थोड़ा सा काम करने के लिए। मान लीजिए ये उत्तर प्रदेश जिसको हम अवध कहते थे पहले अंग्रेजों के या मुगलों के ज़माने में, ये है बंगाल और ये है हैदराबाद। तो ये हैदराबाद जो है और या फिर बंगाल जो है और ये जो अवध जो है, तीनों अपने को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं कि हम मुगल्स को अब नहीं मानते पावरफुल, और रीजनल किंगडम्स ये इस्टेब्लिश कर देते हैं, क्षेत्रीय रियासतें बना लेते हैं। और फिर मुगलों के जो दिल्ली में बैठे हुए रूलर था उससे इनका कोई मतलब नहीं रह पाता है। क्लास 7th में जब आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी लास्ट चैप्टर, उसमें आपने अवध के बारे में, बंगाल के बारे में और यहाँ तक कि आपने हैदराबाद के बारे में पढ़ा होगा। तो फिर यहाँ पर मुर्शीद कुली खान बंगाल की रियासत को स्थापित करते हैं, यहाँ पर हैदराबाद को ये निज़ामुल मुल्क जो है यहाँ पर स्थापित करते हैं, और अवध को जो है सादत खान नाम का व्यक्ति एक अवध को रियासत बना डालता है। ये आप 7th में भी पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से भारत भर में मुगलों का पतन हो रहा है, धीरे धीरे करके अलग अलग क्षेत्रीय रियासतें यानी छोटे छोटे जो है राजा वहाँ पर शासन करने के लिए सामने आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर दिल्ली जो था बच्चों, जो कि भारत की राजधानी था मुगलों के ज़माने पर, मुगलों की जो राजधानी था, अब कोई इतना बड़ा इम्पॉर्टेंट इफेक्टिव सेंटर नहीं था पावर का, क्योंकि अलग अलग किंगडम्स इंडिया के अंदर बन रहे हैं। अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं कि भाई दिल्ली कमज़ोर होगी, सेंटर कमज़ोर होगा, मुगल्स वीक होंगे, तो इंडिया के अंदर कोई एक नई पावर कैसे आएगी। देखिए 18th सेंचुरी
या 18 सेंचुरी यानी कि 1750 के बाद की बात कर रहे हैं बच्चों, तो 17 से 50 तक की मान लेते हैं। तो 18 सेंचुरी यानी कि 1701 से 18 सेंचुरी शुरू हो जाती है। देखिए 17 मैंने लिखा तो ये 17 सेंचुरी है, जैसे 1 लिखूंगा 18 सेंचुरी शुरू हो जाती है। तो 18 सेंचुरी के बाद में से थोड़ा सा लेटर पीरियड में, लेटर इन द 18 सेंचुरी, उसमें पॉलिटिकल जो सिनेरियो था यानी राजनीतिक जो स्थिति ये थी कि अंग्रेज जो थे, ब्रिटिशर्स अंग्रेज जो कि इंग्लैंड से आए थे, ये एक नई ताकत के रूप में भारत में उभरने लग गए थे। देखिए अंग्रेज कहाँ से आए थे, अंग्रेज आए थे ब्रिटेन से, बहुत दूर से आए थे, और अंग्रेज भारत में एक पावरफुल, एक जो है एक जिसे कहते हैं उसके रूप में इमर्ज हो रहे थे, पावरफुल कम्युनिटी जो भी है। तो इस तरह से आप लोग बच्चों जानते हैं कि अंग्रेज जो थे पहले भारत में कैसे आए थे, छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में। आपको बता दूं अंग्रेज भारत में एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में आए थे। अंग्रेज मतलब जो इंग्लैंड के रहने वाले थे, उन्होंने एक कंपनी बनाई थी कि ताकि वो भारत के साथ व्यापार कर सकें, और उस कंपनी का नाम रखा गया ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि ईस्टर्न डायरेक्शन में इंडिया पड़ता था। इस तरह से ब्रिटिशर्स की कंपनी थी छोटी सी ईस्ट इंडिया कंपनी। और धीरे धीरे करके जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर आती है तो छोटे छोटे रीजन्स पर आपको ऑक्यूपाई करने लगती है, क्योंकि उनको लगता है कि इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर भी ज़्यादा होता है, ट्रेड भी ज़्यादा होता है, तो अगर यहाँ पर हम कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं तो यहाँ का सामान इंग्लैंड जाके बेच सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं, ये उनका इरादा था। और धीरे धीरे अपने रीजन जो यहाँ के एरिया हैं, यहाँ किंगडम से, उन पर भी कब्जा करना उनका रीजन बाद में बन जाता है जब उनको प्रॉफिट का ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाता है। तो कुल मिलाकर के अंग्रेज जो यहाँ पर सिर्फ भारत में व्यापार करने आए थे कंपनी के लेकर के, बाद में कैसे उन्होंने इंडिया में इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया, इतना बड़ा एक लार्ज एम्पायर यहाँ पर उन्होंने बना दिया इंडिया के अंदर, अपनी कॉलोनी अंग्रेजों ने भारत को बना दिया, देखेंगे इस चैप्टर में हम और उसको समझेंगे। तो यहाँ पर एक इमेज मैं आपको नीचे दिखाने वाला हूँ, इमेज को ध्यान से देखिएगा, ये इमेज है, और इस इमेज को अगर आप समझें यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आगे पढ़ भी सकते हैं, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ये इमेज आप ध्यान से देखेंगे। इस इमेज में बच्चों जो एक पेंटिंग है, ये पेंटिंग में आपको एक जो है आदमी दिखाई दे रहा होगा, खड़ा है सफ़ेद कपड़ों में, इन द वाइट क्लॉथ्स। ये जो है बहादुर शाह जफ़र सेकंड है, यानी बहादुर शाह जफ़र सेकंड कौन है, भारत का अंतिम मुग़ल बादशाह जिनको कहा जाता है वो है बहादुर शाह जफ़र। और ये 1857 में इनको जो है अंग्रेज़ों ने, जो भारत में रेवोल्यूशन हुआ था 1857 का, जिसको 1857 की क्रांति बोला जाता है, मंगल पांडे का नाम भी इससे बहुत फेमस जुड़ा हुआ है, तो इनको पकड़ लिया जाता है 1857 में बहादुर शाह जफ़र को और इनके बेटों को भी, जो आप पीछे देख सकते हो, अंग्रेज़ों के द्वारा। और इन्हीं के आंखों के सामने, मुग़ल बादशाह के आंखों के सामने इनके बेटों को गोली मार दी जाती है, और मुग़ल बादशाह जो बहादुर शाह जफ़र थे इनको भेज दिया जाता है म्यांमार, बर्मा, जहाँ पर रंगून में, जहाँ पर इनकी बाद में मौत हो जाती है 4 या 5 साल बाद। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि अंग्रेज़ों का ये मानना था कि बहादुर शाह जफ़र ने 1857 की क्रांति में, चूँकि भारत के क्रांतिकारी जो विद्रोही लोग थे या जो अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे उनका साथ दिया था, तो इसलिए माना कि इनको भी यहाँ से देश से बाहर भेज देना चाहिए और उनके बेटों को मार देना चाहिए। तो इस तरह से मुग़ल बादशाह 1707 में जो औरंगज़ेब मरा था वो तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, लेकिन 1707 से लेकर के 1857 तक इतनी बुरी स्थिति हो चुकी थी कि मुग़ल बादशाह इतने शक्तिशाली थे ही नहीं कि अंग्रेज़ों का मुकाबला कर पाते। तो यहाँ पर बच्चों इस चैप्टर में इस टॉपिक को मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। आप उम्मीद है इस टॉपिक को समझ पाए होंगे। इससे छोटे छोटे क्वेश्चन आपके ये बनते हैं कि भारत में मुग़लों का सबसे शक्तिशाली अंतिम बादशाह कौन था, तो वो औरंगज़ेब था। दूसरी बात है कि कब जो है मुग़ल साम्राज्य कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, तो फिर 1707 में औरंगज़ेब की मौत के बाद ऐसा होता है। भारत में जो क्षेत्रीय रियासतें थी वो कौन कौन थी जो औरंगज़ेब के पतन के बाद बनी, जो सबसे शक्तिशाली क्षेत्रीय रियासतें थी, तो उसमें आपके सामने अवध आता है, आपके सामने हैदराबाद आता है और आपके सामने बंगाल आता है। इसके अलावा और बहुत सारे प्रश्न इससे छोटे छोटे बनते हैं। उम्मीद आप इन है कि आप इनमें इंटरेस्ट रखेंगे। अगला वीडियो का इंतज़ार कीजिए, पार्ट 2 में इसमें बनाने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच आपका वीडियो देखने के लिए।